बी रेगुलर प्लीज। पूर्वामत्र सरस्वती Yes. मनवजी शुंभाज दैत्यार्दिनी वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो विद्यार्थियों, कल हम इको यणचि सूत्र पर चर्चा कर रहे थे और हम अच संधि के अंतर्गत यण संधि की बात कर रहे थे। अच संधि अंतर्गत यण संधि, ठीक है। तो सूत्र क्या था? इको यणचि। इको यणच में तीन शब्द हैं, इक यण और अच, ठीक है। इक को यण हो जाता है, कब हो जाता है? अच परे होने पर। अर्थात यदि इक प्रत्याहार के बाद कोई स्वर हो, ठीक है, कोई अच हो। अच का मतलब क्या होता है? अच का मतलब स्वर होता है, क्योंकि आप जानते हैं अ ई उ री री ए ओ आई औ, ठीक है। अ ई उ री री ए ओ आई औ, नौ नौ स्वर होते हैं आपके पास। और इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई उ री री, ठीक है। यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? य व र ल, हयवरट का, ठीक है। हयवरट का ये गायब, ह गायब कर दिए, य व र और लण का ल ले लीजिए। तो हयवरट का य व र और लण का ल ले लीजिए, तो क्या बनेगा? य व र ल। ये चार वर्ण होते हैं यण प्रत्याहार के अंतर्गत, ठीक है। तो इक प्रत्याहार के बाद यदि कोई स्वर आए तो क्या हो जाता है? तो यण हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? यण हो जाता है। ई के स्थान पर य, ई उ, य उ के स्थान पर व, ई उ, ठीक है। री, री के स्थान पर र, अलरी, लरी के स्थान पर ल हो जाता है। एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है, सुधी उपास्य इति स्थिति। एक स्थानीय यण से आदच संहितायाम विषय, कि संहिता के विषय में। संहिता किसे कहते हैं? मैंने कल आपको बता दिया था कि संधि को संहिता कहते हैं, ठीक है। और संहितायाम विषय, संहिता के विषय में अर्थात संधि के विषय में इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार हो जाएगा। कब हो जाएगा? अच परे होने पर, अर्थात अच परे होने पर। और आपको एक सामने की एग्जाम्पल रख दिया, सुधी उपास्य इति स्थिति। सुधी उपास्य ऐसी स्थिति में। फिर हमने नीचे एक आपको सूत्र बताया, जो नीचे श्लोक लिखा हुआ था कि सन्निहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासी वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। कि जो संहिता होती है, जो संधि होती है, वो एक पद में नित्य होती है। नित्या धातु उपसर्गयो, धातु और उपसर्ग में भी नित्य होती है, ठीक है। धातु और उपसर्ग में नित्य होती है, मतलब कैसे है? जैसे प्रेजते शब्द है, उपोषत शब्द है, ठीक है, आगच्छत शब्द है, तो उसको ऐसे नहीं कर सकते कि उप ओषति अलग अलग लिख दीजिए, प्रईजति अलग अलग लिख दीजिए, आगच्छति अलग अलग लिख दीजिए। ऐसा नहीं होगा, एक साथ ही लिखेंगे आप, आगच्छत लिखेंगे, क्योंकि प्र क्या है? उपसर्ग है, ईजति क्या है? धातु है, उप क्या है? उपसर्ग है, ओषध क्या है? धातु है, ठीक है। और वैसे ही आपका आ क्या है? उपसर्ग है, गच्छत क्या है? धातु है, ठीक है। तो हमेशा धातु और उपसर्ग यो, धातु और उपसर्ग के बीच में जो संहिता होती है वो नित्य होती है, वहां संहिता नित्य होगी, ठीक है, सदैव होगी। आप संधि विच्छेद करके नहीं लिख सकते हैं। संहिता एक पदे नित्या, एक पद में भी संहिता नित्य होती है। जैसे राम है, तो राम में संहिता जो संधि है, र हलंत आ प्लस म प्लस म हलंत प्लस अ, तो यहाँ संधि नित्य रहेगी, इसको आप अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। नित्या समासे, समास जो होता है, समास में भी संहिता नित्य होती है। उसको जो है आप वैसे नहीं लिख सकते कि नहीं नहीं वहां संहिता नहीं होगी, वहां भी नित्य रहेगी। और जो वाक्य होता है बेटा, विवक्षाम अपेक्षते, जो वाक्य कोई वाक्य है, उस वाक्य को बोलते समय जो संहिता होती है, जो संधि होती है, वो वक्ता की अपेक्षा करती है। वक्ता, वक्ता की जो इच्छा होती है उसकी वो अपेक्षा करती है। गेटिंग द पॉइंट? तो इतनी बातें हमने आपको कल बताई थी, बस
यहीं तक इसको समझिए, ठीक है। आगे ज्यादा जो नीचे लिखा हुआ है इसको समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो सब बातें वहां लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ यहाँ से बल्कि देख लीजिए। तो क्या कहा कि पूर्व विवेचन से स्पष्ट है, इस पैराग्राफ से देखिए, इस पैराग्राफ लास्ट वाला पैराग्राफ, कि पूर्व विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि वाक्य में संहिता वैकल्पिक है। वैकल्पिक है मतलब कि आप चाहें तो संधि करके बोलें, आप न चाहें तो संधि करके न बोलें, ठीक है। एक पद धातु उपसर्ग तथा समास में संहिता नित्य है। देखिए जो मैंने नोट्स दिया है, इतनी चीजें चूंकि यहीं आप फंस जाएंगे और इसी उधेड़ बुन में रह जाएंगे, तो इतना इसको छोड़ दीजिए, इस पर मत दिमाग लगाइए, ठीक है। जहां जहां आपको प्रॉब्लम होगी वो नोट्स में से हम हटवा दे रहे हैं, ठीक है। तो पूर्व यही उसके बाद मतलब इस सूत्र की व्याख्या हमने आपको समझाई दी, ठीक है, अर्थात तक समझ लीजिए। और उसके बाद आप नीचे आ जाइए, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ। तो पूर्व विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि वाक्य में संहिता वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। आप चाहें तो फलम अस्ति बोलिए, आप चाहें तो फलम अस्ति बोलिए, ठीक है। आप चाहें तो विद्यालय अस्ति बोलिए, आप चाहें तो विद्यालयोस्ति बोलिए। जानवी बेटा समझ में आ रही बात की नहीं? यस सर। गुंजन बेटा, नायरा बेटा, कल जितनी बात बताई थी हमने इसीलिए रिकैप कर दिया। समझ में आ रहा है? यस सर। गुंजन बेटा को यस कम सर। समझ में आएगा क्योंकि आज उन्होंने ज्वाइन किया है, हालांकि हमने रिकैप किया है। रिकैप से समझ में आया बेटा गुंजन? गुंजन यस जी, सर। ठीक है बेटा। तो पूर्व विवेचन से स्पष्ट है कि वाक्य में संहिता वैकल्पिक है एवं एक पद, पद किसे कहते हैं? जैसे राम, राम शब्द है, पद है। गच्छति है, पद है। जो पूर्ण संस्कृत निष्ठ कोई भी शब्द हो उसको पद कहते हैं। क्या? संस्कृत का कोई भी शब्द हो, ठीक है, उसको हम पद कहते हैं। तो एक पद में धातु और उपसर्ग में तथा समास में संहिता नित्य होती है। अब ध्यान दीजिए, सुधी उपास्य समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? समास का। तो समास का उदाहरण है सुधी उपास्य। तो जाहिर सी बात है कि जब सुधी उपास्य समास का उदाहरण है तो यहाँ तो संहिता जो है नित्य होगी। क्यों जानवी बेटा? क्योंकि समास में संहिता नित्य होती है। बात ऊपर कह दी गई है कि नहीं है? बताइए, यस सर। ठीक है। क्या बेटा हम तुमको बार बार तुम्हारा फोन काट रहे हो, तुम बार बार फोन कर रहे हो, मैं क्लास में हूँ, क्या बात है? आ? हाँ बताओ बताओ। अरे मतलब मैं ये पूछ रहा था कि वहां से जिया दान जब करोगे तो कार्ड भी छपवाओगे? हाँ कार्ड छपेगा ना। कार्ड छपेगा अभी, मतलब उनके यहाँ से कार्ड आया था प्रिंसिपल साहब के यहाँ से, तो मैं सोचा आपको पता है। हाँ वो कार्ड हमको व्हाट्सअप कर दो, थोड़ा सा उसका अच्छा। सहयोग लेकर के, और भी अपने से हम जोड़ जाड़ करके श्लोक वगैरह डाल के अभी हम मैटर भेजेंगे, उसको छपवाना है। ठीक। ठीक है, ओके, भेज दो बेटा। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा। तो मीटिंग से हम गायब हो गए, 5 बार फोन कर चुका है बालक। कोई बात नहीं, फैमिली मैटर भी जो है इसी बीच में आता रहता है। चलो, तो हम कहाँ थे कुल मिला करके? हम यहाँ थे कि हाँ, सुधी उपास्य शब्द जो है वो क्या है? सुधी उपास्य शब्द आपका समास का उदाहरण है। और सुधी उपास्य जो समास का उदाहरण है, सुधी उपास्य, सुधी माने क्या होता है? सुधी का मतलब होता है विद्वान। स्कॉलर को सुधी कहते हैं। गेटिंग द पॉइंट? सुधी का मतलब क्या होता है बेटा? विद्वान, स्कॉलर। तो सुधी प्लस उपास्य है, तो जाहिर सी बात है कि सुधी उपास्य समास का उदाहरण है। मतलब क्या है कि सुधी उपास्य कैसे बनेगा? सुधी भी उपास्य इति सुध्युपास्य, ठीक है।
मतलब अगर हम इसका सामासिक विग्रह करते हैं तो सुधी भी उपास्य बनता है। क्या बनता है? सुधी भी उपास्य। ठीक है, तो सुधी भी उपास्य का मतलब क्या है? जैसे सुधी भी उपास्य का मतलब क्या है? सुधी भी उपास्य का मतलब ये है कि जो विद्वानों के द्वारा उपास्य हो, विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हो। जैसे सुधी भी उपास्य ईश्वर, विद्वानों के द्वारा उपास्य ईश्वर, ईश्वर की उपासना विद्वान लोग करते हैं। ठीक है, सुधी भी उपास्य ग्रंथ। ठीक है, क्या? सुधी भी उपास्य ग्रंथ। तो इस तरह से इसका वो होता है। तो सुधी भी उपास्य इति, तो समास होने से, क्या होने से? समास। समास होने से प्रातिपदिक होने के कारण, समास है तो जाहिर सी बात है एक प्रातिपदिक भी है, तो समास होने से प्रातिपदिक होने के कारण भिस, इस तृतीया बहुवचन की विभक्ति प्रत्यय का लोप हो करके सुधी उपास्य बना, प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? सुधी उपास्य। ध्यान दीजिएगा आप, हमने आप लोगों को बताया था कि शब्द रूप बनाते इसमें 21 प्रत्यय होते हैं जिनको सुप प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय कैसे चलता है? सु औजस अम औषस टाभ्याम बिस नेभ्याम व्यस। तो जो राम शब्द जैसे बनाते हैं, रामह जब आप बनाते हैं तो रामह में राम प्लस सु करते हैं तो रामह बनता है। फिर राम शब्द को लीजिए, अब रामव बनाना है, राम प्लस औ करते हैं तब रामव बनता है। फिर रामाह ले लीजिए, तो सु औ जस, राम प्लस जस करते हैं तब रामाह बनता है। अब रामम बनाना है, राम शब्द में अम प्रत्यय जोड़िए, राम प्लस अम करेंगे तब रामम बनेगा। सु औजस अम। अब फिर रामव बनाना है तो आउट जुड़ेगा, उसमें आउट प्रत्यय जुड़ेगा, तो राम प्लस आउट करेंगे तो द्वितीया का रामव बनेगा, सु औजस अम आउट। अब फिर रामा जब बनाना है तो शस, राम प्लस शस प्रत्यय जुड़ेगा तो रामाह बनता है। रामेण बनाना है तो राम प्लस टा प्रत्यय जुड़ेगा तो रामेण बनेगा। रामाभ्याम बनाना है तो राम प्लस टाभ्याम, राम प्लस भ्याम प्रत्यय जोड़ेंगे, राम के साथ भ्याम प्रत्यय जोड़ेंगे तो रामाभ्याम बनेगा। और रामेण रामाभ्याम, राम ही बनाना है तो राम प्लस भिस प्रत्यय जोड़ेंगे, टाभ्याम भिस, तब जाकर के राम ही शब्द बनता है। तो प्रत्येक विभक्ति में, प्रत्येक वचन में, एक वचन हो चाहे द्विवचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे प्रथमा विभक्ति में बनाना हो चाहे द्वितीया में बनाना हो चाहे तृतीया में बनाना हो, सबके प्रत्यय 21 फिक्स है। उसमें उन्हीं के अनुसार उनको जोड़ते हैं तो रूप बन पाता है। ये यमे में प्रक्रिया आपको सिखाई जाएगी जब आप संस्कृत में यमे करेंगे व्याकरण फील्ड से, उसके चक्कर में मत पड़िए। अभी यहाँ सरल शब्दों में समझिए। तो समास होने से प्रातिपदिक होने के कारण, चूंकि ये सुदीभी उपास्य समास है, तो समास जो होता है वो प्रातिपदिक भी होता है। तो प्रातिपदिक होने के कारण जो भिस है, सुधी भी कैसे बना? सुधी शब्द में जब भिस प्रत्यय जोड़ेंगे तभी तो सुधी भी बनेगा। तृतीया बहुवचन में भिस प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो भिस इस तृतीया बहुवचन के विभक्ति प्रत्यय का लोप कर दिया गया। ठीक है, प्रातिपदिक होने से भिस इस तृतीया बहुवचन के विभक्ति प्रत्यय का लोप करके सुधी प्लस उपास्य प्राप्त हुआ। अब ध्यान दीजिए, सुधी प्लस उपास्य जब आप कर दिए हैं, इसीलिए वहां आया ना सुधी उपास्य इति स्थिते। क्या? सुधी उपास्य इति स्थिते, इसीलिए वहां आया। जो यहां देखिए लिखा है ना ये कि सुधी उपास्य ऐसी स्थिति में, कब?
सुधी उपास्य ऐसी स्थिति में, तो सुधी उपास्य आया कैसे, ये बात आपको यहाँ बता दी गई। ठीक है, कि कैसे आया, तो बताया कि सुधी भी उपास्य था, और समास होने से, चूंकि सुधी भी उपास्य क्या है, समास है, तो समास होने से प्रातिपदिक होने के कारण भिष तृतीया बहुवचन के विभक्ति प्रत्यय का लोप होकर के सुधी उपास्य प्राप्त हुआ। अच्छा, अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर सुधी में जो धी है, धी के ईकार, धी में क्या है, बड़ी ई है, तथा उपास्य के उकार, उपास्य में क्या है, छोटा ऊ है, ह्रस्व ऊ है यहाँ, और वहां दीर्घ ई है। तो इसमें धी के ईकार तथा उपास्य के उकार में संहिता की नित्य रूप से प्राप्ति होने पर, चूंकि समास है तो संहिता नित्य होगी, तो संहिता की नित्य रूप से प्राप्ति होने पर, संहिता माने संधि, ठीक है, थोड़ा सा चूंकि माइन्यूट डिफरेंस है संहिता और संधि में, ठीक है, इसलिए यहां पर जो है संहिता को अलग और संधि को अलग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो संहिता की नित्य रूप से प्राप्ति होने पर संधि होगी, क्योंकि जहां जहां संहिता की प्राप्ति होती है वहीं वहीं संधि होती है, इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया हुआ संहिता कारण है और संधि कार्य है। संहिता क्या है, कारण है, संधि क्या है, कार्य है, प्रोडक्ट है। जहां संहिता होगी वहीं संधि होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अंगूठी और सोना ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये घड़ी है, ये घड़ी मान लीजिए हम कहते हैं सोने की घड़ी है, तो सोना क्या है, कारण है, संधि क्या है, घड़ी क्या है, कार्य है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये भी सोना है, और ये भी कह सकते हैं कि ये अंगूठी है। ठीक है, ऐसा दोनों में कोई अभेद की स्थिति होती है, कारण और कार्य में हमेशा अभेद की स्थिति होती है, इसलिए विशेष अक्सर जो है संधि और संहिता को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन ये कि दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, और दैट डिफरेंस इज दैट कि संहिता कारण है और संधि कार्य है, यानी जहां जहां संहिता होती है वहीं वहीं संधि होती है। चलिए, तो संहिता की नित्य रूप से प्राप्ति होने पर संधि होगी। इस संधि का क्या रूप होगा, इसका उत्तर इको एणच सूत्र देता है। क्या दे रहा है इको एणच सूत्र, कि इसके अनुसार, अर्थात इको एणच सूत्र के अनुसार इक के स्थान पर यण आदेश होगा। क्या आदेश होगा, इक के स्थान पर यण आदेश होगा, क्योंकि इको एणच सूत्र कहता यही है, इक स्थाने यण स्याद् संहितायाम विषय सुधी उपास्य इति स्थिति, कि इक के बाद यदि अच हो तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसके अनुसार इक के स्थान पर यण होगा, किंतु प्रस्तुत स्थल में इक की संख्या 3 है। ध्यान दीजिए आप, कितने इक हैं, 3 इक हैं। सुधी उपास्य में कितने इक हैं, 3 इक प्रत्याहार के वर्ण आ रहे हैं। कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कि प्रस्तुत स्थल में इक की संख्या 3, कहाँ कहाँ भैया, ध्यान दीजिए, स के पश्चात क्या है, उ है, सु, सुधी शब्द में, गरिमा बेटा, सुधी शब्द में स के बाद उ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए, आ रहा है। स के बाद उ आया तभी तो सु बना, तो उ बेटा क्या है, इक है या नहीं है, है, यस सर, है। अब ध्यान दीजिए, सु के बाद फिर आइए, ध, ध के पश्चात भी ई है या नहीं है, है, यस सर है, ध में ई है, ध, ध में ई लगा हुआ है, ध हलंत, इसके बाद ई लगा हुआ है, ये भी इक, जो ये दीर्घ इकार है ये भी इक है या नहीं है, है। ध में जो दीर्घ इकार लगा है ये इक है या नहीं है, है, बोलिए, यस, है। तत्पश्चात जो उपास्य में उ लगा है वो इक है या नहीं है, बोलिए, उपास्य में जो उ लगा है वो इक है या नहीं है, यस सर, वो भी इक है। तो सुधी प्लस उपास्य, सुधी उपास्य में कितने इक आ गए, बताओ जानवी बेटा,
सुधी उपास्य में कितने इक वर्ण आ गए हैं? 3 कहाँ कहाँ आया बेटा? स ध उ हाँ, स में आया, ध में आया और उ में आया। नायरा बेटा, गुंजन बेटा, समझ पा रहे हैं आप लोग? स में आया, ध में आया और उपास्य जी सर। क्यों नायरा जी, समझ में आ रही बात? जी सर। हाँ, तो वही कह रहे हैं यहाँ कि इक की संख्या 3, स के पश्चात उ, ध के पश्चात ई, तत्पश्चात उ होने पर एवं इनमें से प्रत्येक से परे अच होने पर ध्यान दीजिए। इक है और इक के बाद सबके आगे अच लगा हुआ, जैसे सु में जो उ है उसके बाद इक आ रहा है, अच है कि नहीं? जो ध वाला ई आ रहा है या नहीं है ना? बोलिए। जो यस सु सर है। के बाद जो ध में ई आ रहा है, ई अच है या नहीं है? ठीक, आगे चलते हैं। जो धी में ई आ रहा है, धी में जो ई है उसके बाद उ आ रहा है, उ अच है या नहीं है है या नहीं है भाई? एक अच भी तो होता है कि नहीं होता है? क्या एक जो इक वाला गोला है अच गोले के अंदर रहता है हमेशा कि नहीं रहता है? सब अच्छे सिद्धांत से समझिए, सेट थियरी से। भाई यस के अंदर है, अच के अंदर। अच के अंदर इक समाविष्ट है या नहीं है? यस सर है। क्योंकि अच में क्या आएगा? ए ओ आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, 9 वर्ण आते हैं। ठीक, इक में क्या आता है? ई उ री ली, ये 4 वर्ण आते हैं। तो जो अच का गोला है उस गोले के अंदर इक का गोला समाविष्ट है या नहीं है? यस सर है। जाहिर सी बात है। तो बेटा ये बताओ कि ये तीनों इक भी हैं, ये तीनों अच भी हैं या नहीं है? बोलो यस जी। सर। ये तीनों ई, सु वाला जो उ है, ध का धी का जो ई है और उपास्य का जो उ है, ये तीन के तीनों वर्ण इक भी हैं और अच भी हैं या नहीं? इतनी सी बात बता दीजिए हमको। यस सर। ठीक है। यस सर। इको यण संधि क्या कहती है कि इक के बाद अच हो तो यण हो जाता है। तो भाई यहाँ इक था, अब प्रत्येक इक के बाद अच भी आ रहा है, सु के बाद ई आ रहा है धकार वाला, और धकार में जो धी में जो ई है इसके बाद उ आ रहा है, वो भी अच है। तो वही कह रहे हैं यहाँ कि इनमें से प्रत्येक से परे अच होने पर प्रश्न ये उठता है कि तीनों इक में से किसके स्थान पर यण आदेश करें? 3 इक हो गए भैया। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस इक के स्थान पर यण आदेश किया जाए। ठीक है, इसीलिए ये कंफ्यूजन न हो, इसीलिए वृत्तिकार ने लिखा, क्या लिखा? कि सुधी उपास्य इति स्थिते, अर्थात सुधी उपास्य ऐसी स्थिति में, अर्थात जिस इक के स्थान पर यण आदेश होगा उसका निर्देश करने के लिए अगला सूत्र प्रवृत्त होता है। अर्थात सुधी उपास्य ऐसी स्थिति में जिस इक के स्थान पर यण आदेश होगा उसका निर्देश करने के लिए अगला सूत्र प्रवृत्त होता है। और वो सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। क्या कहता है? तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। और उदाहरण क्या है?
इसकी वृत्ति क्या है कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। ठीक है, तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। बात समझ में नहीं आ रही थी कि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य पाणिनि ने एक सूत्र दे दिया ये बताने के लिए कि किसमें किसी के स्थान पर यणादेश होगा। बात क्लियर नहीं हो पा रही थी, हम जैसे टीचरों को पढ़ाना भी कठिन हो जाता, गरिमा जैसे विद्यार्थियों को समझना भी कठिन हो जाता, इसीलिए तो वृत्ति दे दिया। क्या वृत्ति दिया कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। क्या कहता है ये अर्थ देखिए, तस्मिन् इति निर्दिष्टे, क्या कहता है कि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, सप्तमी विभक्ति में निर्दिष्ट होने पर, ठीक है, तस्मिन्, तस्मिन् माने सप्तमी विभक्ति में, इति निर्दिष्टे सप्तमी विभक्ति में निर्दिष्ट होने पर, ठीक है, उसके पूर्व वर्ण के स्थान पर विधीयमान कार्य होता है। सप्तमी निर्देशेन, सप्तमी विभक्ति में निर्दिष्ट होने पर विधीयमानम कार्यम, जो विधीयमान कार्य है, विधीयमान कार्य का मतलब क्या है, जिसका विधान किया जाना होता है उसको हम विधीयमान कार्य कहते हैं। तो यहाँ पर विधीयमान कार्य क्या है, इक के स्थान पर, इक के स्थान पर यण का विधान किया जाना है। इक के स्थान पर किसका विधान किया जाना है, इक के स्थान पर यण का विधान किया जाना है। तो जो विधीयमान कार्य है, अर्थात जो इक के स्थान पर हमको यण आदेश करना है, वही बात कह रहे हैं कि सप्तमी विभक्ति में निर्दिष्ट होने पर, ठीक है, उसके पूर्व वर्ण के स्थान पर वर्णांतरेण, वर्ण प्लस अंतरेण, वर्णांतरेण, तो उसके पूर्व वर्ण के स्थान पर अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, उसके पूर्व वर्ण के स्थान पर विधीयमान कार्य होता है। घबराइए नहीं, जब तक समझ में नहीं आ जाएगा आगे नहीं बढ़ूंगा, घबराना नहीं है, ठीक है। कि अरे ये तो सर के ऊपर से बात निकल गई, ये तो बड़ा कठिन है, ये तो समझे में नहीं आ रहा है। अरे अभी आपको सुने हुए कितनी देर हो रहा है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, इतनी जल्दी थोड़े समझ में आ जाएगा, टाइम लगेगा, रुक जाइए, घबराना नहीं है। और देखिए क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि जिस स्थल पर सप्तमी विभक्ति वाली पद का निर्देश होता है, उस स्थल पर उस सप्तमी विभक्ति पद से ठीक पूर्व वर्ण के स्थान पर विधीयमान कार्य समझा जाना चाहिए। अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो व्याख्या देखिए क्या कहा, सुधी उपास्य, अभी हम फिर पीछे लौटेंगे, तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्व से पर चिंता नहीं। तो सुधी उपास्य के प्रसंग में यह प्रश्न था कि इक के स्थान पर यण का आदेश हो। इसका उत्तर प्रकृत सूत्र में दिया गया कि सूत्रगत जिस पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसके ठीक पूर्व वर्ण के स्थान पर कार्य का विधान होता है, ठीक है। अच्छा, तो इको यणज सूत्र में, इको यणज जो सूत्र है इसमें अच में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अच में। कल ही मैं बता रहा हूं, कल से, कि अच में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कैसे रूप चलेगा, अच अचौ अचह अचम अचौ अचह अचा अजव्याम अजवेहि, षष्ठी में अचह अचोह अचाम, सप्तमी में अच अचोह अच। तो अच में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है या नहीं, बताइए। आ जाइए सूत्र पर, आ जाइए मेन सूत्र में। इको यणच में गरिमा बेटा अच में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है? यस सर। हुआ है।
जानवी बेटा बोलो, अच में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यस सर। गुंजन बेटा, नायरा बेटा, आप लोग बोलिए। यस अच में सर। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए, तो मेरे दिमाग में आ गया कि सप्तमी विभक्ति बार बार क्यों चिल्ला रहे हैं। तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्व से सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेणाव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। तो क्या कह दिया, कह दिया कि उदाहरण के लिए इको यण सूत्र में अच में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अतएव अच अर्थात स्वर से ठीक पूर्व जो इक होगा, क्या, अर्थात स्वर से ठीक पूर्व जो इक होगा उसी के स्थान में यण आदेश होगा, ठीक है। अर्थात क्या, स्वर से ठीक पूर्व, किससे ठीक पूर्व, स्वर से ठीक पूर्व जो इक होगा उसी इक के स्थान पर हमको यण का आदेश करना है। ध्यान दीजिए, सुधी उपास्य में जो उ है, इससे पूर्व जो इकार है ध में लगा हुआ, इसी में हमको किसका वो करना है, इसी इकार को हमको, इसी इक को हमको यण में कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो क्या कह दिया, कहा उदाहरण के लिए इको यणच सूत्र में अच में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अतएव अच अर्थात स्वर से ठीक पूर्व जो इक होगा उसी के स्थान पर यण आदेश होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां उपास्य का उ अच स्वर है, ठीक है। अच्छा, इसके पूर्व ई है, क्या है, इसके पूर्व अव्यवहित पूर्व, इसके अव्यवहित पूर्व ई है, क्योंकि उपास्य के उ और ई के बीच में कोई वर्ण नहीं है। व्यवहित, व्यवहित और अव्यवहित का मतलब क्या होता है, व्यवहित का मतलब जिसके बीच में व्यवधान हो, ऑब्स्टैकल हो, उसको व्यवहित कहते हैं, ठीक है। और जिसके बीच में कोई व्यवधान न हो उसको अव्यवहित कहते हैं। जैसे जानवी और गरिमा, इन दोनों के बीच में गुंजन बैठ जाए एक कुर्सी पर, बाईं तरफ गरिमा बैठी है, दाईं तरफ जानवी बैठी है, इन दोनों के बीच में गुंजन बैठ गई है। तो गुंजन क्या कर रही है, जानवी और गरिमा के बीच में व्यवधान उत्पन्न कर रही है या नहीं कर रही है, बताइए, क्या यस सर, कर रही है। व्यवधान उत्पन्न कर रही है, ठीक है। दोनों में संवाद स्थापित होगा तो बीच में कह देंगे गुंजन मूवी देखो या लेक्चर सुनो, बात नहीं करना है, ठीक है, कंसंट्रेट, व्यवधान पैदा करेंगे। तो वो बात उससे जोड़ते हुए यहां देखिए कि क्या कह रहे हैं, यहां उपास्य के सु कहा गया, यहां उपास्य का उ अच है और इसके अव्यवहित, अव्यवहित पूर्व माने बिना व्यवधान किए हुए पहले ई है, क्योंकि उपास्य के उ और ई के बीच में कोई वर्ण नहीं है। अतएव विधीयमान कार्य ई के स्थान पर होगा। यद्यपि उपास्य के पूर्व, जो उपास्य है, उपास्य के पूर्व सु का उ भी है, किंतु उपास्य के उ से अव्यवहित, अव्यवहित माने ठीक पूर्व स्थित है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ई और ध का व्यवधान है, ठीक है।
इसलिए व्यवधान हो रहा है। तो जो व्यवधान हो रहा है, किसका व्यवधान हो रहा है? ई का और ध का, इसलिए वहां पर हम यण आदेश नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार निश्चय ये हुआ कि के स्थान पर यण होगा, किंतु प्रश्न यह है कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत, क्या वह प्रश्न है? यण प्रत्याहार के अंतर्गत यह वर्ण, ये चार वर्ण हैं, तो क्या ई के स्थान पर चारों वर्ण आ जाएंगे? ठीक है, तो क्या यह के स्थान पर चारों वर्ण आ जाएंगे? य वर्ण, ठीक है, चार, अथवा कोई एक आएगा। और यदि कोई एक ही वर्ण आएगा तो कौन सा वर्ण आएगा? इस शंका का समाधान करने के लिए अग्रिम सूत्र की प्रवृत्ति होती है, जिसका नाम है स्थानीन्तरतमः। क्या नाम है? स्थानीन्तरतमः। ये सूत्र हम आपको एक दिन ऐसे ही उड़ते उड़ते चलते रास्ते में समझा दिए थे, बताए थे कि जब एक स्थानीय के स्थान पर बहुत सारे आदेशों की प्राप्ति हो रही हो, तो जो सबसे निकटतम होता है उसी का वहां पर यूज होता है, उसी को वहां पर बैठाया जाता है। इस सूत्र पर आने से पहले हम अब फिर पीछे रिकैप कर रहे हैं कि वहां पर किसके पूर्व हमको जो है, किसमें हमको किस इक को यण में कन्वर्ट करना है, ये प्रश्न आ रहा था। तो कह दिया तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, कि तस्मिन्, तस्मिन् शब्द यहाँ सप्तमी विभक्ति का बोधक है। किसका बोधक है? सप्तमी विभक्ति का। तस्मिन् शब्द कहाँ का रूप है? तत् शब्द का पुल्लिंग और नपुंसक लिंग जब रूप चलाएंगे हम, तत्ते तानि यस्यासः तौते तम तौतान तीन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तेन ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः स तौते तम तौतान तीन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। ठीक है, तो तत् शब्द का पुल्लिंग या नपुंसक लिंग जब हम रूप चलाएंगे तो सप्तमी में बनता है तस्मिन। तो तस्मिन शब्द यहाँ किसमें बोधक, किसका बोध करा रहा है? सप्तमी का बोध करा रहा है। तो तस्मिन निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, अर्थात सप्तमी विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट है, ठीक है, उसी से पहले वाला जो इक होगा उसी को हमें क्या करना है? उसी को हमें यण में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इको यणच में हमने क्या देखा? जो अच है वो सप्तमी विभक्ति में है। किसमें है? अच, अच का सप्तमी विभक्ति है। तो बात फिर भी ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो कहा कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। इस सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट वर्णांतरेण, वर्ण अंतरेण अव्यवहितस्य, दूसरे वर्ण के द्वारा जो अव्यवहित हो, ठीक है, पूर्वस्य, ऐसे ही इक के पहले बोध्य होना चाहिए, उसी के पहले जो है हमको यण का आदेश करना है। तो तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, सप्तमी विभक्ति में निर्दिष्ट होने पर उसके पूर्व वर्ण के स्थान पर विधीयमान कार्य होता है। अर्थात जिस स्थल में सप्तमी विभक्ति वाले पद का निर्देश होता है, उस स्थल पर उस सप्तमी विभक्ति पद से ठीक पूर्व वर्ण के स्थान पर विधीयमान कार्य समझा जाना चाहिए। व्याख्या क्या आई? सुधी प्लस उपास्य के प्रसंग में यह प्रश्न था कि के स्थान पर यण का आदेश हो। इसका उत्तर प्रकट सूत्र में दिया गया कि सूत्रगत जिस पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसके ठीक पूर्व वर्ण के स्थान पर कार्य का विधान होता है। उदाहरण के लिए इको यण सूत्र में अच में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अतएव अच यानी अच स्वर से, यानी अच स्वर से कहाँ गया? अतएव अच अर्थात स्वर से ठीक पूर्व, अच स्वर से यानी कि स्वर से ठीक पूर्व जो इक होगा,
उसी के स्थान में यण आदेश होगा। यहाँ उपास्य का उ अच है, इसके अव्यवहित पूर्व ई है, क्योंकि उपास्य के उ और ई के बीच में कोई वर्ण नहीं है, अतएव विधीयमान कार्य ई के स्थान पर होगा। यद्यपि उपास्य के पूर्व सु का उ भी है, किंतु वह उपास्य के उ से और उ से अव्यवहित पूर्व में नहीं है स्थित है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ई और ध का व्यवधान है। ठीक है, तो जो व्यवधान रहित है उसी इक के स्थान पर हमको यण का आदेश करना है, ये बात है। तो बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आया तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्व से, या नहीं समझ में आया? गरिमा जी, समझ में आया? कितना जो आपने परसेंट आंसर समझ में आया? कितना परसेंट आया समझ में? हम चाहते तो जंप कर जाते आगे की सूत्र में। कितना परसेंट समझ में आया? सही से बताना है। सर, जो आपने बताया ना कि जो इक होता है फिर वो बाद में यर्ण हो जाता है, वो समझ आया। और वो मतलब सप्तमी विभक्ति होती है उसकी। हाँ, बस इतना ही आया सर। जानवी बेटा, आप बताओ कितना परसेंट समझ में आया? परसेंट में सर बताओ। एक और बारी सुनना पड़ेगा, फिर दोबारा आएगा। अच्छा, छोड़, मतलब पूरा क्लियरली नहीं है। कोई बात नहीं बेटा। कितना परसेंट फिर भी हम माने कि आपकी समझ में आ गया? 50 to 60 आया है सिर्फ। ठीक है बेटा, 50 to 60 आ गया, मैंने बहुत आ गया। नायरा बेटा, आप बताओ कितना आया? सर 30-40%। 30-40, आप रेगुलर नहीं रहते इसलिए। गुंजन बेटा, आप बताओ। सर 40-50% आया। गरिमा, आप बताओ बेटा। सर 30-40। 30-40 आया, कोई बात नहीं है। अभी आप लोगों की क्लास है या फ्री हैं आप लोग? क्लास है सर। चलो ठीक है, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार रिकैप करते हैं, फिर आगे चलेंगे। विश यू ऑल बेस्ट बेटा। एक स्क्रीनशॉट लेके हमको भेज दीजिए। अभी कोई जाएगा नहीं, मैं अटेंडेंस ट्रैक कर लूं। अभी रुक जाइए। सर कल की रिकॉर्डिंग चाहिए थी क्लास की। हाँ हाँ, कल की रिकॉर्डिंग में भी हम भेज देते हैं, डोंट वरी। सर आज की भी। आज की भेजेंगे, कल की भेजेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, क्योंकि इतना जटिल विषय है ना, वो एक बार में नहीं समझ में आता, बार बार उसको देखना पड़ता है। लेकिन एक मिनट जाओ, एक मिनट। BAP 4 सेम। तारीख क्या है बेटा आज? सर 5। 5 फेब है ना, 2022। अभी कोई जाएगा नहीं, रिकॉर्डिंग बंद कर ले।